हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। कोरोना काल का टाइम चल रहा है, सब घर में बैठे होंगे, तो ऑनलाइन के माध्यम से हम जुड़ चुके हैं। 2 दिन पहले मैं वीडियो डाला था और कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स भी आए थे। तो एक बच्चे ने कमेंट्स किया था, सबसे पहले उस कमेंट्स का आंसर दे देते हैं, उसके बाद में जो कल का टॉपिक छोड़ रखा था आवेश को आवेशित करने के तरीके, वो देखते हैं। तो एक बच्चे का कमेंट था, उस कमेंट का क्या प्रश्न का हल करते हैं आपके सामने। देखो, एक प्रश्न डाला था बच्चे ने ये कमेंट्स के ऊपर। ओपी चौधरी नाम का कोई स्टूडेंट है, उसने डाला, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पे विद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। ये कमेंट आया है। इस कमेंट का प्रश्न देखते हैं। इन बच्चे ने क्या पूछा है कि कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास में ले जाते हैं, तो इनके मध्य में जो पोटेंशियल एनर्जी है या स्थितिज ऊर्जा है, इसमें क्या परिवर्तन होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा जब ज्ञात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये होता है के Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर। ये कब मालूम चलता है? ये कूलाम के नियम से ज्ञात होता है। विद्युत विभव वाले जो चैप्टर हैं उसमें है ये प्रश्न। तो आप ध्यान से देखो कि बिंदु ए पे Q1 चार्ज है और बिंदु बी पर Q2 चार्ज है, और इन दोनों चार्जों के मध्य की दूरी r है। अब इन बच्चे ने क्या किया, आवेश की जगह इलेक्ट्रॉन ले रखा है। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले रखा है E1 E2। अब प्रश्न में क्या क्वेश्चन कर रखा है, ये कर रखा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास में आते हैं तो क्या परिवर्तन होता है स्थितिज ऊर्जा में। तो पहले तो इसका सूत्र जब ड्राइव करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ये कार्य पर डिपेंड करती है। कार्य का मात्रक जूल, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है के Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इन फॉर्मूले से आपने क्या सीखा, इनसे यह सीखा कि स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी तो आर की दूरी क्या होगी, कम होगी। या मान के चलो कि पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो इनके मध्य की जो दूरी है वो कम होगी, और इनके मध्य की दूरी ज्यादा है, क्या ज्यादा है, आर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी। अब इस प्रश्न का हल आपको यहीं से पता चल गया। इसका मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में पास में आएगी तो इनके मध्य की दूरी है वो कम हो जाएगी, और जैसे दूरी कम होगी तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है या पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो इसका महत्व यह होता है कि इन दोनों के आवेश अगर पास में आएंगे तो इनके जो मध्य की जो दूरी आर है वो कम हो जाएगी, और जब दूरी आर कम होती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। अगर ये प्रश्न ये पूछते हैं कि इन दोनों आवेश या इन दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से विपरीत दिशा में है या एक दूसरे से दूर की तरफ फैले हुए हैं या अलग अलग बिंदुओं पे हैं, मतलब पास में ना हो, दूर हो, जब कोई इलेक्ट्रॉन या आवेश मूल बिंदु से दूर हो तब क्या होता है कि इनके मध्य की जो डिस्टेंस है ना वो आर में वृद्धि हो जाती है, और आर में वृद्धि होने से क्या निष्कर्ष निकलता है कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कम हो जाती है। ये इस बच्चे के कमेंट्स थे। तो कभी बच्चे कमेंट्स वगैरह किए हैं, और जैसे भी आपको कोई डाउट आता है टॉपिक के अंदर, वो प्रश्न आप कमेंट में डाल दीजिए, तो मैं हो सके तो आते सबसे पहले मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अभी मैं लाइव नहीं चल रहा हूँ, मैं ऑफलाइन रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। लाइव के लिए कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए या 4000 वॉच टाइम होना चाहिए। उसके बाद में वॉच लाइव आने से क्या होता है कि जैसे मैं टाइम दूंगा तो आप उस टाइम पे विजिट हो जाओगे, तो ऑनलाइन क्लासेस जैसे आपकी चलेंगी उस समय मैं आपके हर एक प्रश्न का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। अब क्या है, ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड करते हैं, उनके बाद में जो हमारे पास कमेंट्स आते हैं उन कमेंट को रीड करके हम आपको आंसर का जवाब देते हैं। तो ये आपको जवाब मिल गया होगा प्रश्न का। अब बात करते हैं कल के टॉपिक पे, बचे पार्ट पे। कल का टॉपिक क्या था, आवेश को आवेशित करने के तरीके, 3 तरीके से। पहला है घर्षण, दूसरा है चालक, तीसरा है प्रेरण विधि से। उसके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं। आवेश को आवेशित करने के तरीके।
पहला तो आपने देखा घर्षण, दूसरा आपने देखा चालक या चालन भी बोलते हैं, कई बार इसको चालक की जगह चालन भी बोलते हैं। तीसरा आपका हो गया प्रेरण विधि। देखो बच्चों, बहुत इजी किताब है ये फिजिक्स से सबसे इजी किताब है। इसका मेन एडवांटेज यही होता है कि जब तक आप इनकी जब तक थ्योरी और कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। और कंसेप्ट क्लियर कब होते हैं कि जब भी कोई टॉपिक होता है उस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी रिसर्च होते हैं, जितने भी उसके एडवांटेज निकल कर आकर एक ड्राइव करते हैं सूत्र या परिभाषा ड्राइव करते हैं या कोई एग्जाम्पल को ड्राइव करते हैं, तो उस माध्यम से ये चीज़ें अपन को समझ में आती हैं। तो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है ये बुक। इसको आप धीरे धीरे इजीकरण सीखोगे या धीरे धीरे थोड़ा समय दोगे तो ये किताबें आपके लिए इंटरेस्टिंग बन जाएंगी। तो ज़्यादा कोई हार्ड होने की दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये किताबें आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो पहले बात करते हैं घर्षण विधि, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मानी घर्षण। अब कई बार आपने आम भाषा में सुना होगा कि घर्षण होता क्या। घर्षण क्या होती है, जो दो सतह होती हैं, इन दो सतहों के मध्य लगने वाले बल, जिस दिशा में बल लगता है उसी बल का वो क्या करती है, गति का विरोध करती है। और वो विरोध करने से ही वो ब्रेक लगते हैं। गाड़ियों के जब ब्रेक लगते हैं तो वो जिस दिशा में वो बल लग रहा है, जिस दिशा में वो गति कर रही है वाहन, उसी दिशा का वो विरोध करती है। और विरोध करने से क्या होती है, वो वाहन वहीं रुक जाता है। तो वहाँ से घर्षण से ये निष्कर्ष निकलता है। बट यहाँ घर्षण थोड़ा सा उससे कुछ हटके है। क्या हटके है कि दो कुचालक वस्तुओं को जब आपस में संपर्क कराया जाता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन निकालती है वो वस्तु तो जाती है धनावेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है वो वस्तु जाती है ऋणावेशित। और इनमें थोड़ा सा द्रव्यमान के मान में परिवर्तन आता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन निकालती है वो द्रव्यमान में कमी हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है उसके मान में द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। यह तो आपका विधि थी घर्षण। अब चालक क्या होता है। चालक में आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि आपके पास में एक गिलास है पानी का भरा हुआ, एक गिलास है खाली। अब इन दोनों गिलास को जब आपस में बराबर रखोगे तो दोनों की जो पानी की जो मात्रा है, दोनों की जो पानी की मात्रा। अब बात करते हैं बेटा चालक या चालन। चालक में आपने जस्ट अभी सुना कि दो चालक वस्तुओं से पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया था जस्ट कि एक पानी का गिलास है, एक खाली गिलास है। एक पानी का गिलास भरा हुआ है, पानी के भरे हुए गिलास को जब खाली गिलास में डालते हैं और दोनों की मात्रा जब तक बराबर ना हो जाए, दोनों की मात्रा का मतलब पानी की मात्रा आधा आधा गिलास ना हो जाए, तब तक क्या करते हैं, इस प्रोसेस को जारी रखते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपकी जो ये चालक या चालन विधि है, इस चालक का महत्व ये होता है कि दो चालक वस्तुओं को जब आपस में संपर्क कराया जाता है तो अधिक आवेश से निम्न आवेश की तरफ गमन करते हैं। तो इन दोनों चालक में क्या होता है, आवेश की मात्रा समान रूप से वितरित होती है। जैसे इसमें आवेश का मात्रक है 5 कूलम और इसमें आवेश की मात्रा है 3 कूलम। अब इन दोनों का जो योगफल 5 + 3/2 तो 8/2, तो इसका मतलब हो गया 4 कूलम। अब इन दो वस्तुओं में 4 कूलम आ जाएगा। इस प्रकार की विधि को बोलते हैं चालक या चालक विधि। चालक का महत्व मतलब एक छोटा सा समझो कि दो चालक वस्तुएं हैं, एक में आवेशित है, एक तरह से मानो वो उदासीन है, या उन दोनों में आवेश है वो असमान है। अब जैसे इनको आपस में संपर्क करवा देते हैं तो संपर्क करवाने से क्या होगा, इन दोनों आवेश की जो मात्राएं वो आपस में ऐड होकर एक दो समान भागों में विभाजित करके एक अंतराल आ जाएगा, औसत आवेश आ जाएंगे। इन दोनों आवेशों को जब अलग अलग करते हैं वस्तुओं को तो इनमें दोनों में समान मात्रा में आवेश विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार की विधि को बोलते हैं चालक या चालक। अब दूसरा नहीं है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं चालक पे, तो इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे देखते हैं, चालक में एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि एक वस्तु ए में 10 कूलम है और वस्तु बी है, बी में 4 कूलम है। अब जब इन दोनों वस्तुओं को जब संपर्क में करवाते हैं, इन दोनों वस्तुओं को क्या करवाते हैं, संपर्क में करवाते हैं,
तो ये 10 कूलाम, ये 4 कूलाम, 10 कूलाम में से ये 4 कूलाम है, ये क्या है, स्थानांतरण करते हैं अधिक से निम्न की ओर आवेश, ये क्या करते हैं, गति करते हैं, और दोनों का योगफल आने के बाद इन वस्तुओं को आपस में संपर्क कराते हैं, तो ये अलग अलग वस्तुओं का जो आवेश है वो बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, यहाँ कितने हो जाते हैं 7 कूलाम, यहाँ कितने हो जाते हैं 7 कूलाम। जैसे देखो इसका सूत्र होता है 10 कूलाम प्लस 4 कूलाम बटा 2, 14 कूलाम बटा 2 बराबर 7 कूलाम। ये जो आवेश की जो मात्रा है वो बराबर बराबर हो जाएंगी ए व बी में। इसको आप बोल सकते हो चालन विधि। अब बात करते हैं प्रेरण इंडक्शन विधि। इंडक्शन विधि में छोटा सा पार्ट है, देखते हैं क्या है। देखो प्रेरण विधि, तीसरा पार्ट है प्रेरण विधि। ये थोड़े से हटके है बेटा। इस विधि में क्या है कि घर्षण विधि में तो आपने देखा 2 कुचालक वस्तुओं को संपर्क कराया, और चालन विधि में क्या है 2 वस्तुओं को संपर्क कराकर अलग अलग का बंटवारा किया तो दोनों में आवेश की मात्रा समान हो गई। तीसरे में क्या है प्रेरण विधि, जिसको बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन में क्या है देखो ध्यान से, मैं डायरेक्टली एग्जांपल ले रहा हूं। बस इसकी परिभाषा तो ये होती है कि जब कोई आवेशित छड़ एक उदासीन गोले के पास में बिना स्पर्श कराए हुए उस उदासीन गोले को अगर आवेशित कर देते हैं, इस प्रकार की विधि को बोलते हैं प्रेरण विधि। दोबारा समझो कि ये मेरे पास बॉल पेन है, ये एक आवेशित छड़ है, इस आवेशित छड़ को बिना टच किए हुए एक उदासीन गोले को आवेशित कर देते हैं, इस विधि को बोलते हैं प्रेरण विधि। अब ध्यान से देखो आप कैसे, कि एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि एक ये उदासीन गोला है, उदासीन गोला एक कुचालक स्टैंड पर स्थित है, तो ये तो आपका कुचालक स्टैंड हो गया, और ये हो गया उदासीन गोला। और ध्यान से देखो ये जो एक बेटा छड़ है, छड़, ये छड़ एक सपोज करो कि ये पॉजिटिव छड़ है, ये धनात्मक छड़ है, ये आवेशित छड़ है। अब इस आवेशित छड़ को उदासीन गोले के पास में स्पर्श नहीं करवाएंगे, संपर्क के बिना इसको आवेशित करेंगे, तो ये जो आपकी जो छड़ है ये आवेशित छड़ है। ये आवेशित छड़ है, ये आवेशित छड़ उदासीन गोले को बिना स्पर्श कराए इस उदासीन गोले को आवेशित कर दें, इस विधि को बोलते हैं प्रेरण विधि। अब देखो ये विधि कैसे आवेशित होती है। देखो आवेश की प्रकृति का ये नियम है कि जो आवेश पॉजिटिव चार्ज है तो अपने विपरीत प्रभाव से एक नेगेटिव चार्ज उत्पन्न करता है जितने संपर्क में आते हैं। तो आप ध्यान से देखो ये पी पार्ट है, ये क्यू पार्ट है, तो ये पी पार्ट है, ये नेगेटिव विपरीत प्रकृति का प्रभाव उत्पन्न कर देता आवेश, और ये आवेश इनको विपरीत प्रभाव से उत्पन्न करेगा तो यह धनात्मक आ जाएगा। ध्यान से देखो उदासीन गोला था, उदासीन गोले से पहले एक आवेशित छड़ थी धनात्मक, और धनात्मक छड़ क्या है बिना स्पर्श कराए उदासीन गोले को विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर देती है। जितना इस छड़ का प्रभाव था उतने में जो आवेश उत्पन्न हुए ये क्या करेगा, अपना प्रभाव से एक विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर देगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पृथ्वी से निरस्त कर देते हैं। कैसे, ध्यान से देखो ये उदासीन गोला है, उदासीन गोले में अब ये क्या है, ये तो माइनस था और ये पॉजिटिव चार्ज था। अब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, पृथ्वी से अर्थ कर इस पॉजिटिव चार्ज को नेगलेक्ट कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अब ये निरस्त करेंगे उतना ही चार्ज पृथ्वी क्या करेगी, जनरेट कर देगी नेगेटिव चार्ज। तब आपका उदासीन गोला था वो एक समान रूप से ऋणावेशित हो जाता है। ये जो आपका पार्ट है ये आवेशित हो जाता है, तो इस पार्ट को बोलते हैं प्रेरण विधि। दोबारा समझो आप कि एक उदासीन गोला था, उदासीन कहने का मतलब यह है कि उस चालक गोले में कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, न तो उसमें धनात्मक आवेश होते हैं न उसमें ऋणात्मक आवेश होते हैं। अब एक आवेशित छड़ को उदासीन गोले के पास में लाते हैं बिना स्पर्श कराए,
तो ये विपरीत प्रकृति का प्रभाव उत्पन्न कर देती है, और ये विपरीत प्रभाव जो उत्पन्न करती है आवेश का, और ये आवेश अंदर एक अपना विपरीत प्रभाव का आवेश उत्पन्न कर देती है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको पृथ्वी से नेगलेक्ट कर देते हैं, और पृथ्वी क्या करती है उसी प्रकार एक नया चार्ज जनरेट करके उतना ही वो पृथ्वी क्या संपर्क कर देती है चालक गोले को, तो ये एक समान रूप से आवेशित हो जाता है। अब ये आपका जो आवेशित गोला है ये ऋणावेशित हो जाता है, ये क्या हो जाता है ऋणावेशित। और अगर ये छड़ नेगेटिव होती तो ये जो चालक गोला है ये क्या हो जाता, या उदासीन जो गोला था ये क्या हो जाता, एक समान रूप से धनावेशित हो जाता। ये तो आपके पार्ट हो गए आवेश को आवेशित करने के तरीके। जो पहली विधि समझी आपने वो समझी घर्षण, दूसरी आपने समझी चालन, तीसरी विधि समझी आपने प्रेरण। अब थोड़ा सा इसमें चार्ज के बारे में बात करते हैं कि इन आवेश का और क्या योगदान हो सकता है। जस्ट आप देखते हैं, ये मेरे को बताया गया, समझ में आया गया होगा। अगर एक बार आपको नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट में निसंकोच होकर जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो आप लिख दिया करें, तब मैं क्या कमेंट को जब रीड करूँगा तो जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं वो चीज़ों का विश्लेषण करके आपको जरूर बताऊंगा। जो चीज़ें दोबारा नहीं समझ में आई, या कि सर आप इस चीज़ को दोबारा समझाए, कोई भी टॉपिक हो कोई भी पार्ट हो आप एक बार कमेंट में लिख दीजिए। उससे क्या होगा, मेरे को आइडिया हो जाएगा कि इस चीज़ के बारे में इन बच्चों को दोबारा पढ़ाना है या दोबारा समझाना है। अब आगे बढ़ते हैं, आवेश के कुछ योगदान महत्व है वो देखते हैं। क्या देखो, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब कुछ मात्रक होते हैं बेटा आवेश के, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। कई बार क्या करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसमें काम में आते हैं। देखो क्या है, एक तो पहले ये समझते हैं कि जब कूलाम है, एक कूलाम मात्रक, एक कूलाम है, इसको आप एक कूलाम में लिखना। और कई बार एक मिली कूलाम, जिसको स्मॉल एम व सी से व्यक्त करते हैं, इसको जब कन्वर्ट करते हो तो 10 की घात -3 कूलाम से व्यक्त करते हैं। एक होता है माइक्रो कूलाम, इसको व्यक्त किया जाता है 10 की घात -6 कूलाम। और एक व्यक्त किया जाता है नैनो कूलाम, इसको व्यक्त किया जाता है 10 की घात 9 कूलाम। एक व्यक्त किया जाता है पिको कूलाम, जिसको व्यक्त किया जाता है 10 की घात 12 कूलाम। ये क्यों बताया मैंने, ये इसलिए बताया कि जब भी कोई न्यूमेरिकल में प्रश्न आते हैं, प्रश्न कैसे पूछते हैं वो देखो। जैसे कूलाम का नियम क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको न्यूमेरिकल लेना शुरू करूंगा। बीच बीच में चैप्टर में न्यूमेरिकल डालने जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में बिना न्यूमेरिकल किए हुए फिजिक्स अपने आप में अधूरी है। हर एक प्रश्न के ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, इनके आधार पर अपन क्या करते हैं न्यूमेरिकल लेंगे, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो कई बार प्रश्नों में ऐसे दिया होगा कि दो आवेश समान मात्रा के हैं, उन दोनों आवेशों की मात्रा 6 कूलाम है, तो आपको पता चल गया कि डायरेक्ट रखना है। अगर वो दे दिया दोनों आवेशों की मात्रा वो 10 की घात -3 कूलाम है, या 6 × 10 की घात 2 कूलाम है, या वैसे दे दिया 10 माइक्रो कूलाम है, तब आपको ये आइडिया करना है कि माइक्रो कूलाम जैसे कोई दी गई संख्या जब आप कूलाम में कन्वर्ट करते हो तो 10 की घात -3 से व्यक्त करते हो। दूसरा आपका हो गया माइक्रो कूलाम, जिसको U और C से व्यक्त करते हैं, तो U की जगह इसको बोलते हैं माइक्रो कूलाम। तो इसका जो आंसर आएगा 10 की घात 6 कूलाम। एक आपका आता है नैनो कूलाम, नैनो का होता है NC, इसका महत्व होता है 10 की घात -9 कूलाम। और एक होता है पिको कूलाम PC, इसका मान होता है 10 की घात -12 कूलाम। ये कुछ सिंबल्स हैं, ये काम में आएंगे आपके जब न्यूमेरिकल आप सोल्व करोगे। अब बात करते हैं आवेश के द्रव्यमान और आवेश की मात्रा की पद्धति क्या काम करती है, थोड़ा सा जस्ट उसी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है कि कूलाम है तो आप डायरेक्ट कूलाम में आंसर रख देना, माइक्रो कूलाम है तो 10 की घात -3 से, अगर मिली कूलाम है तो 10 की घात 3, माइक्रो कूलाम है 10 की घात 6, और नैनो है तो 10 की घात 9, और पिको है तो 10 की घात 12 कूलाम। ये आपको न्यूमेरिकल या अंकिंग पर्सन या जब भी न्यूमेरिकल करवाएंगे उनमें ये योगदान देंगे। अब आप करते हैं आवेश के द्रव्यमान है, आवेश का मान है वो कितना है, एक टेबल से समझते हैं। देखो एक छोटी सी टेबल बनाता हूं, बहुत इजी है। एक आवेश का द्रव्यमान देखते हैं, एक आवेश का मान देखते हैं। तो आप एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, इस टेबल में क्या करते हैं ये क्लियर हो जाएगा आपका।
ध्यान से देखो, इसमें तो आवेश का द्रव्यमान देख देते, द्रव्यमान जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मास। एक आवेश का मान अब ध्यान से देखो, me इलेक्ट्रॉन और मास, जब इलेक्ट्रॉन और मास का जो मान पूछते हैं तो इसका जो मान होता है 9.1 इंटू 10 की घात -331 इंटू kg 31। एक होता है प्रोटॉन ऑफ मास या प्रोटॉन को द्रव्यमान, इसको व्यक्त करते हैं +1.6 इंटू 10 की घात -27 kg। एक होता है न्यूट्रॉन ऑफ मास, इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की घात -27 kg। अब आपको ये पता चल गया कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान वो आपस में बराबर होते हैं। अब आते हैं आवेश का मान, तो इसमें QE का जो मान है वो तो होता है -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। ये आवेश का मान है इलेक्ट्रॉन का। अगर ये आवेश प्रोटॉन में हो तो 1.6 इंटू 10 की घात 19 कूलाम। अगर ये न्यूट्रॉन हो तो इसका मान 0 होता है, या 0 या 0। ये कई बार क्या छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं, कंपटीशन में पूछ लेते हैं, या कोई भी कंपटीशन के अलावा या कोई छोटी मोटी कंपटीशन है, या अदरवाइज कहीं पे भी आपको पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं छोटी सी, या ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपको ये पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास का महत्व होता है कि उसका द्रव्यमान की मात्रा कितनी होती है। तो आपको ये याद रखनी होगी कि इसका मान होता है 9.1 इंटू 10 की घात -31 kg। अब द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको व्यक्त करते हैं kg से। एक होता है प्रोटॉन और मास, प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो इसका होता है 1.6 इंटू 10 की घात -27 kg, ये प्लस में होता है। और यही मान न्यूट्रॉन का होता है, न्यूट्रॉन और मास 1.6 इंटू 10 की घात -27 kg। अब बात करते हैं आवेश का मान। अगर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन में दिया हुआ है तो आएगा -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। अगर प्रोटॉन में है तो ये प्लस हो जाएगा, +1.6 इंटू 10 की घात 19 कूलाम। अगर ये न्यूट्रॉन में है तो इन दोनों का अंतर 0 हो जाएगा। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूट्रॉन ऑफ मास, कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बताओ, तब तो आपको बताना ही है। अगर ये पूछ ले कि न्यूट्रॉन का आवेश का मान बताओ तो आपको कहोगे 0 है। ये छोटे से मात्रक थे, इनके बारे में चर्चा की। और आवेश का आपको पता ही है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। आवेश का मात्रक सबसे बड़ा फैराडे। अब ध्यान से देखो, इसका जो मान होता है, एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। कितने होते हैं? 96,500 कूलाम होते हैं। और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है, या स्थिर विद्युत इकाई बोल सकते हो। एक ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका मान होता है 3 इंटू 10 की घात 9। माइनस में होता है प्लस में होता है, सोच समझ के बताओ। ESU स्थिर विद्युत इकाई भी बोलते हैं या फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। तो इसका मान 3 इंटू 10 की घात 9। ध्यान से देखो, आप यहाँ माइनस में होगा या प्लस में होगा, मैं ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप मेरे को इसमें कमेंट्स में लिखना। 3 इंटू 10 की घात +9, और ये हो जाएगा -9। और ये मेरे को आप बताना कि कौन से में सबसे ज़्यादा माइनस में होगा प्लस में होगा। इसके कमेंट्स में मेरे को आंसर देना आप, कि आप साथ साथ में पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया है नहीं है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, और इसका मान 3 इंटू 10 की घात -9 होगा या प्लस होगा। और इसको मैं कल क्लियरफिकेशन करूंगा, या कल आपको क्लियर करके बताऊंगा कि इसका मान क्यों आता है और कैसे आता है, क्या नहीं। यह तो था इनके मात्रक। अब थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, संरक्षण का सिद्धांत। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो ध्यान से, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत है। ध्यान से देखो, बहुत इजी टॉपिक है। संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो प्रकृति या ब्रह्मांड अपना ऐसा है
कि न तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ आपको। अब देखो मेरे पास में यह तो है नहीं कि एक छोटा सा बैग है या बैग बराबर 10 किलो आवेश का, कि मैं आपको बांट दिया कि ये पकड़ो 5 केजी आवेश आपके पास रखो और 5 केजी आवेश मेरे पास पड़े, और जब भी आपको जरूरत पड़े तो मेरे को आप कांटेक्ट करके मेरे पास आवेश ले जाना। ये तो है नहीं। प्रकृति में क्या है, इन आवेश को समझने के लिए ब्रह्मांड में ये वो मौजूद रहते हैं, इनको यूज करने का तरीका आना चाहिए। प्रकृति में हर एक चीज मौजूद है, उसका महत्व होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए। जैसे आपके सामने मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझता हूँ, आपके ये 2 हाथ हैं, इन दोनों हाथ को जब आपस में रगड़ते हो, ऐसे आपस में जैसे रगड़ते हो, कुछ समय बाद आपकी हथेली गर्म हो जाती है, और गर्म होने से तो क्या आपने हथेली गर्म करके आए थे? नहीं, आपने ब्रह्मांड में इन दोनों में हथेलियों को आपस में घर्षण किया या आपस में रगड़ने से क्या उसमें उत्पन्न हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक आप हथेली को रगड़ रहे थे, कुछ समय के लिए हथेली गर्म हो गई थी, अब आपको वो हथेली ठंडी पड़ गई। तो क्या मतलब निकला कि आवेश न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। उसे बोलते हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अब आपने एग्जाम्पल से समझा कि आपके 2 हाथ थे, हाथ को जैसे आपने घर्षण करवाया, वो घर्षण करते समय जस्ट हाथ गर्म थे, तो क्या है आवेश जनरेट हो गए, और कुछ समय बाद वायुमंडल में वो आवेश चले गए और आपका हाथ ठंडा हो गया, और वो हाथ में क्या है आवेश गायब हो गए। तो ये क्या परिवर्तन कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसी को बोलते हैं संरक्षण का सिद्धांत। तो इसकी परिभाषा ऐसे लिखते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, इसे आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं ब्रह्मांड में। तो इसकी परिभाषा होगी, ब्रह्मांड में आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। एक रूप से सकता है से देखो परिभाषा आपने समझी कि ब्रह्मांड में न तो आवेश को उत्पन्न करते हैं न नष्ट करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करते हैं। जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। ये छोटे से परीक्षा में प्रश्न तो नहीं आते हैं, बट इसे पता चलना चाहिए कि ये चार्ज अपने पास कैसे जनरेट होते हैं, कैसे काम करते हैं और क्या इनका योगदान होता है, ये इसी से होता है। दूसरी तरफ से जब बरसात के समय में आसमान में जो बादल होते हैं, ये बादल क्या होते हैं, आपस में टकराने से आवेश जनरेट होते हैं। एक बादल में पॉजिटिव होते हैं, एक बादल में नेगेटिव होते हैं, और आपस में घर्षण करने से बिजली पैदा होती है। और कई बार बिजली को जो कड़ाके की आवाज़ आती है या बिजली जो अंधेरे के समय चमकती प्रतीत होती है, वो यही कारण है, वो आवेश का आपस में टकराना होता है। बादल जैसे आपस में टकराते हैं वो आवेशित हो जाते हैं, और आवेशित से क्या है आपस में टकराने से बम्बार होती है, ये चिंगारियाँ निकलती हैं, और वो क्या करते हैं बिजली का रूप ले लेती हैं। और बिजली का जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो आगे आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आसमान में बिजली कैसे चमकती है, इनका क्या योगदान है, ये कैसे काम करती है, आवेशित कौन सी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कोई आवेशित वस्तु नुकीली होगी वो तेजी से आवेशित करेगी, तो कोई वस्तु ऐसी है कि जब कोई वस्तु नुकीली है वो आवेशित करने की प्रक्रिया तेजी से करेगी, और चालक है या जो भी कोई वस्तु है वो गोलाकार आकृति है, वो क्या कर देती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शून्य कर देती है। तो कई बार अपन सजेशन देते हैं कि बिजली में, आसमान में चमकती हुई बिजली में कार को बंद करके अंदर बैठ जाना चाहिए, बाहर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि कार जब बंद हो जाती है तो उसके बाहर एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाते हैं, अंदर उस आवेश की मात्रा 0 हो जाती है और बिजली गिरने की संभावना कम होती है। तभी कई बार सजेशन करते हैं, ये सबसे कारण इस आवेश का ही मान होता है, इसके आवेश के पीछे इसकी हिस्ट्री छुपी होती है, कभी इसकी चर्चा करते हैं ये कैसे काम करता है। तो आपका ये टॉपिक हो गया। अब आपको पास में हर एक टाइम आपके पास एक वीडियो आते रहेंगे
12th के चैप्टर के जितने भी हैं, साथ साथ में न्यूमेरिकल करेंगे और आपके कमेंट में जितने भी प्रश्न आप राइट करते हो उसका आंसर देंगे, आने की कोशिश करेंगे। आते ही पहले जितने भी कमेंट में प्रश्न डाले होते उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके भाई, जो चैनल है इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो जो भी बच्चे साइंस के स्ट्रीम से हैं वो जुड़ चुके हैं। और आपकी भी जो भी कोई चीज़ें रह जाती हैं वो कमेंट में डाल के बता देना और धीरे धीरे आपको बताते हैं। ठीक है, थैंक यू।